उसके अहंकार को चोट लगी कि नाई का लड़का और मैट्रिक पास। ये तो एक अनहोनी घटना। कर कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो जीत कर जीतता ही रहे उसे जननायक कहते हैं। जय भीम साथियों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं उनकी बिना किसी भूमिका के, बिना किसी तफसील के, क्योंकि तफसील और भूमिका बनाना शब्दों के कोई भी बस की बात नहीं है। क्योंकि शब्द क्या है, एक बेजान पत्थर है वकील साहब। क्यों? बेजान पत्थरों से हम किसी चेतना की भूमिका क्या बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। और लफ्ज क्या है, जर्द पत्तों पे जर्द पत्ते हैं, और जर्द पत्तों पर आप शबनम गिरा के देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से उस शख्स की भूमिका बनाना ना किसी लेखक के बस की बात है, ना किसी कवि के बस की बात है, और ना ही किसी पत्रकार के बस की बात है, क्योंकि शब्दों में वो दम नहीं जो उनके सामर्थ्य को कागज पर उकेर सके। तो आज मैं बिना किसी भूमिका के आपके सामने रखता हूं उनके बारे में। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वो एक ऐसे योद्धा थे, ऐसे अजय योद्धा, कि जब वो राजनीति के मैदान में जब उतरे तो ये बिल्कुल तयशुदा बात हो जाती थी कि सामने वाले की हार निश्चित है। जैसे वो अपने माथे पर जीत की लकीर ही लेकर के पैदा हुए हों, कोई उन्हें हरा ही नहीं पाया। राजनीति के मैदान के वो अजय योद्धा थे। जैसे आपने देखा होगा कि लोग एक बार जीतते हैं, दूसरी बार हार जाते हैं, फिर क्या कहने लगते हैं, अरे जनता की मर्जी है। जनता की मर्जी नहीं है, तुम्हें अपनी कोख के अंदर, अपने अपने वातावरण के अंदर और अपनी आत्मा के अंदर झांक के पता करना पड़ेगा कि मैं क्यों हारा। लेकिन वो अजय योद्धा कभी नहीं हारा। कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो जीत कर जीतता ही रहे उसे जननायक कहते हैं। वकील साहब, हम किसकी बात कर रहे हैं आज? आज सबसे पहले हम जननायक जी के बारे में बात करने से पूर्व मैं आपको विचार करने के लिए कुछ प्रश्नों को छोड़कर जा रहा हूं। आगे तो हम और राहुल जी वार्तालाप करेंगे ही, लेकिन कुछ सवाल हैं जिन पर आप विचार जरूर करें। आज पहले, कोई शख्स 2 बार का मुख्यमंत्री रहा हो और उस पर अपना घर ना हो, सीएम रहते हुए भी वो शख्स फटा कुर्ता पहनता हो, वो शख्स जो मुंगेरी लाल कमीशन के तहत बिहार में पिछड़ों को आरक्षण देता हो, वो शख्स इतनी जातिगत प्रताड़ना झेलने के बाद अपना काम कर रहा होता है, उसे जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, और उन गालियों में वो गालियां नारों में तब्दील हो जाती हैं। नारा क्या था? कर कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। और एक नारा मुझे भी याद आता है कि आरक्षण कहां से आई, करपुरिया की माए ब्याही। उस समय इस तरीके की गाली गलौज की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी कि एक छोटी जाति का इंसान 2 बार का सीएम रह चुका है। कभी कभी हैरानी होती है, जैसे अभी वकील साहब बात कर रहे थे कि वो अपना मकान भी नहीं बना पाए। मैं तो कह रहा हूँ एक ग्राम प्रधान भी बन जाता तो वो अपना मकान बना लेता है। विधायकों की मंत्री, राहुल जी, कई कोठियां खड़ी कर देता है ग्राम प्रधान भी। और अगर आपको कोठियां देखनी है तो सैफई जा सकते हो, आप सैफई में देख लीजिए, अखिलेश जी की, मुलायम सिंह जी की कोठी देख सकते हैं आप, और भी बहुत सारे नेता, लालू जी की देख सकते हैं आप, ममता जी की देख सकते हैं, और आपको भी पता, दिल्ली जाकर आप अरविंद जी की देख सकते हैं कोठी। तो बहुत बहुत बड़ी कोठियां लोगों ने बना रखी हैं, लेकिन कर्पूरी जी के पास अपना मकान भी नहीं था। और मैं आज उस महामानव की बात करने जा रहा हूं। जो कर्पूरी जी थे वो एक ऐसे महामानव थे कि आपने देखा होगा कि उनका गांव का नाम जो था वो पिथौंजिया था। वकील साहब, उनके गांव का नाम पिथौंजिया था, और आज उनके नाम पर ही उनके गांव का नाम कर्पूरी ग्राम रख दिया गया। मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि भाई मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, और कोई डुबो देता है नाम तक खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। और वो गांव का नाम क्या था दोस्तों? कर्पूरी ग्राम। तो और क्या क्या बताना चाहेंगे वकील साहब? बहुत सही राहुल जी, आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आती है। जब तक इस मुल्क में गैर बराबरी रहेगी, न्याय की हकदारी की लड़ाई रहेगी, सामाजिक न्याय और समाजवाद जिंदा रहेगा, तब तक कर्पूरी ठाकुर जी एक सितारे की तरह चमकते रहेंगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। एक मुझे एक कहानी, एक वाकया याद आ रहा है जो बिल्कुल उनके शुरुआती जीवन से उठाया है। वहां पर अगर गौर करके देखेंगे तो ये वो जमाना था वकील साहब कि उस समय पे मैट्रिक पास करना अपने आप में बहुत बड़ा काम था।
क्योंकि आप देख रहे हो इंसान थर्ड डिवीजन से भी पास होना उस समय मुश्किल था, लेकिन कर्पूरी जी ने उस समय पे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। गोकुल नाई की बेटा थे, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। वो लेकर के पहुंचे एक सामंतवादी के पास। वहां पे पहुंचते हैं, उस सामंत के पास पहुंचते हैं, और कर्पूरी जी कहते हैं, कर्पूरी जी के पिता कहते हैं कि मेरा जो बेटा है उसने मैट्रिक की परीक्षा पास कर दी। उसके छाती पर सांप लौट गए, सामंतवादी की छाती पर सांप लौट गए। स्वाभाविक है। उसके अहंकार को चोट लगी कि नाई का लड़का और मैट्रिक पास, ये तो एक अनहोनी घटना थी। उसने आगे तक की कल्पना कर ली कि ये तो मेरे सामने खड़ा होकर ये समझ लो मेरी छाती पे मूंग भी तल सकता है, क्योंकि अपनी बराबरी उसे लगा कि मेरी ये बराबरी करने लगेगा। तो उसे बहुत बुरा लगा, उसकी छाती में ऐसे लगो जैसे पिसैला तीर घुस गया हो। और जैसे ही उसे बुरा लगा उसने कहा, अच्छा मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, तो आओ फिर मेरे गौर दबाओ। ये देखिए, ये शब्द थे उस इंसान के। अब इस तरीके से कैसे देश आगे जाएगा, आप खुद सोचिएगा। वो शब्द ऐसे रहे होंगे राहुल जी, मानो कर्पूरी जी के मस्तिष्क में वो शब्द दाग दिए गए हों। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के तहत मुझे एक वाक्य और ध्यान आ रहा है। जी जी। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसी दौरान उत्तर प्रदेश में भी हमारे पिछड़े समाज से आने वाले रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में। जी। तब क्या होता है, दिल्ली का जो एलीट क्लास था, जो एलीट वर्ग जो है, उसके मन की कुंठित मानसिकता इतनी घृणित हो गई थी कि उन्होंने एक नारा दिया यूपी और बिहार वालों के लिए। जी जी जी। क्या नारा था? दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बना में कर्पूरी और भैंस शराबे राम नरेश। ये इस तरीके की मानसिकता आप देख रहे हो, बिल्कुल कितनी कुंठित, और मैं कहता हूँ बड़ी नपुंसक मानसिकता रही होगी। मैं कहना चाहूंगा राहुल जी, इतिहास इन कुंठित मानसिकता वाले मनुवादियों को कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कभी माफ कर ही नहीं सकता। और इसी से मुझे भी ये घटना बहुत प्यारी याद आ रही है, जैसे कि हम उनकी ईमानदारी की अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति थे कर्पूरी जी। तो एक मुझे याद आ रही है, जैसे उनकी कुर्ते की जो जेब जो थी वो फटी हुई थी, वो मकान आपने जैसा कि बना नहीं पाए। अब वो मकान एक दो बार के सीएम रहने के बाद भी नहीं बना पाए, तो लोगों ने सोचा, क्योंकि वो तो जनता के जननायक थे, वो तो नायक थे। और आज के लोग देख रहे हैं नेता थोड़ी है, वो तो अभिनेता है, अभिनय करना है नेता बनने का। नेता जन्मजात होता है वकील साहब। और दूसरे 50,000 जनता ने पैसे इकट्ठे किए थे कर्पूरी जी का मकान बनवाने के लिए, तो कर्पूरी जी ने क्या किया, गांव में जाकर के विद्यालय बनवा दिया। और आजकल के नेता क्या है, यूनिवर्सिटीज के लिए पैसा दिया जाएगा, वो उससे अपना मकान बना लेते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, उसी से अच्छा खाना खाते हैं। इस तरीके की मानसिकता है। कर्पूरी जी को मैं तो बहुत ज्यादा सत नमन करता हूँ। एक वाक्य और मकान से मुझे याद आता है, कर्पूरी जी के निधन के बाद उस समय के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे राहुल जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी। बिल्कुल बिल्कुल। निधन के बाद जब कर्पूरी ठाकुर जी के घर पहुंचते हैं तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, ये देख के कि 2 बार का मुख्यमंत्री रहा शख्स, कई बार का नेता विरोधी रहा दल, कई बार का विधायक, और वो विरासत के तौर पे पक्का मकान भी छोड़कर नहीं जा पाया। ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर जी आज भी सादगी का प्रतीक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है उन पर कहने के लिए। दोस्तों, इसी तरीके से हम वीडियोज लाते रहेंगे, और आगे बताइए हम किस शख्सियत पर आपके सामने वीडियो रखें, लेकिन हमारी एक लकीर रहेगी, हम सिर्फ बहुजन नेताओं की बात करेंगे। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं हम किस पर वीडियो लेकर आए। और दोस्तों जागरूक हों अपने समाज के प्रति। जय भीम, जय भारत, जय अति पिछड़ा, जय दलित।